चलिए आज बहुत खूबसूरत सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। ध्यान दीजिएगा आप लोग। रे ऑप्टिक्स का सीरीज खत्म हो गया है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे बात हुई। रिफ्रैक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, लाइट क्यों बेंड करता है। आज हम लोग लाइट के वेव नेचर को पढ़ेंगे। लाइट में डुअल नेचर पाया जाता है। इसका कुछ प्रॉपर्टी रे से मैच करता है, कुछ प्रॉपर्टी वेव से मैच करता है। तो आज हम लोग लाइट के कौन सा प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे? वेव प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लाइट अपना वेव प्रॉपर्टी तभी शो करता है जब ये ऐसे स्लिट क्या होता है आगे बताएंगे, होल ही होता है। ये चरखुट होल होता है, इसको स्लिट कहते हैं। लेकिन उसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो लाइट के वेवलेंथ के डायमेंशन के कंपैरिजन में होना चाहिए, उसके रेंज में होना चाहिए। लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। उस कंपैरिजन का अगर आप स्लिट का निर्माण करते हैं या उस कंपैरिजन का आप अगर होल बनाते हैं तो लाइट का वेव नेचर शो होगा। नहीं तो आप कितना बड़ा अगर दरवाजा से लाइट को गुजारिएगा और चाहिएगा कि इसमें वेव नेचर शो हो तो ये इम्पॉसिबल है। यानी लाइट वेव नेचर तभी शो ऑफ करता है जब जो स्लिट या होल यूज किया जाए उसका डायमेंशन लाइट के डायमेंशन के पास का हो। सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टॉपिक है हम लोग न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी देखेंगे कि न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या होता है, ये कब दिया गया, ये सब छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालिएगा वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम आज वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। इस वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के कौन से गुण को पढ़ेंगे? तरंग गुण। क्योंकि लाइट में डुअल नेचर पाया जाता है, इसका कुछ गुण तरंग से मैच करता है, कुछ किरण से मैच करता है। एज एग्जांपल हम कभी कभी आप लोगों को मैथ्स पढ़ाते हैं तो उस टाइम हम मैथ्स टीचर बन जाते हैं, और कभी कभी फिजिक्स पढ़ाते हैं फिजिक्स टीचर बन जाते हैं। सेम लाइट के साथ भी ऐसा ही होता है। लाइट कभी कभी जो इसका प्रॉपर्टी है वो मैच किससे करता है? तरंग से। इसका कहते हैं इसमें तरंग का गुण पाया जाता है। कभी कभी इसका गुण किरण से मैच करता है तो कहते हैं कि इसमें किरण का गुण पाया जाता है। तो तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश के किस गुण का अध्ययन करेंगे? तरंग गुण का। देखिएगा, प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश का लिखेगा, हम प्रकाश का तरंग गुण का अध्ययन करते हैं। हम प्रकाश का तरंग गुण का अध्ययन करते हैं। तरंग प्रकाशिकी कहलाता है। तरंग प्रकाशिकी को समझना है बाबू तो लाइट की कहानी को पहले समझना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लाइट के बारे में एक काबिल साइंटिस्ट थे। बस आवाज नहीं। एक काबिल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन। उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको कणिका सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। वो फर्स्ट बात था जब लाइट के बारे में कोई बता रहा था, और बिल्कुल अलग बात बताया उन्होंने जो हमारे होल लाइट से बिल्कुल अलग होता है। कुछ उनका बात गलत भी हुआ, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी चीज के बारे में सर्वप्रथम बताता है, सबसे पहले बताता है तो थोड़ा हाईलाइट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉपी डालिएगा। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। देखिएगा बाबू, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि थ्योरी कौन दिया होगा? हिंदी होता है न्यूटन का कणिका सिद्धांत।
कब दिए थे? 1675 में। कब दिए थे? 1675 में। याद रहेगा ना? 1675 में कौन दिए थे? न्यूटन। कौन दिए थे? न्यूटन। लिखिएगा ध्यान देकर। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी स्रोत से प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में निकलता है। छोटे छोटे कण के रूप में निकलता है, जिसे कणिका कहा जाता है। जिसे कणिका कहा जाता है। कणिका का इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल्स। क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल्स, जिसे कणिका कहा जाता है। जिसे कणिका कहा जाता है। तीर के निशान देकर लिखिएगा। कणिका द्रव्यमानहीन। क्या होता है इसका इंग्लिश? मासलेस। द्रव्यमानहीन, मासलेस। द्रव्यमानहीन, मासलेस से भी लेना है। इसके बाद लिखिएगा इलास्टिक, प्रत्यास्थ। होता है। न्यूटन के अनुसार बाबू जो कोई भी स्रोत है, तो कोई स्रोत से जो प्रकाश निकल रहा है वह प्रकाश कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं निकल रहा है। कंटिन्यूअस मतलब समझते हैं ना? कंटिन्यूअस मतलब क्या? लगातार। जैसे नल से पानी गिर रहा है तो कैसे गिरेगा? कंटिन्यूअस फॉर्म में। या आप कुल्ला कर रहे हैं तो लगातार किए तो कंटिन्यूअस फॉर्म में निकल रहा है। उधर इधर उधर थूकने लगे तो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस होगा ना? थोड़ा थोड़ा बूंद, वर्षा का बूंद कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस? क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। कि छोटे छोटे बूंद में निकलता है। इधर ध्यान दीजिए। तो लाइट भी किसी भी स्रोत से डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में निकलता है, असंतत रूप से छोटे छोटे कण के रूप में निकलता है। हम नहीं बता रहे बाबू, कौन बताए थे? न्यूटन। और ये कण को क्या कहा जाता है? कणिका। क्या कहा जाता है? कणिका द्रव्यमानहीन होता है, यानी इसका कोई भी मास नहीं होता, वेटलेस होता है, बहुत हल्का होता है। और ये इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब समझिए क्या होता है? कचकाड़ा का गेंदा लीजिए, इसे दबा दीजिए, पचक जाएगा। वही कोस्को वाला लीजिए, दबाइएगा फिर अपने सिर में आ जाएगा। उसी को इलास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलास्टिक। ये इलास्टिक हो गया। क्या हो गया? इलास्टिक। आया समझ में? आप ध्यान दीजिएगा। एक बात इन्होंने और बताया था जो आगे चलकर गलती हो गया। वो बात इन्होंने ये बताया था कि जो कॉर्पस्कल्स है, कॉर्पस्कल्स बताया तो लाइट कह सकते हैं, लाइट, क्योंकि लाइट जो इमिट होता है किस फॉर्म में होता है? कॉर्पस्कल्स। तो इन्होंने बताया कि कॉर्पस्कल्स जो है वो सघन माध्यम में ज्यादा तेज चलेगा, यानी डेंसर मीडियम में तेज चलेगा और रेयर मीडियम में स्लो चलेगा। लेकिन बाद में जब स्पीड मापा गया उल्टा हो गया। विरल माध्यम में ही तेज चलता है और सघन माध्यम में क्या होता है? स्लो चलता है। तो न्यूटन का ये बात बाद में गलत हुआ, लेकिन न्यूटन जो बताया उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि कॉर्पस्कल्स यानी कणिका का स्पीड सघन माध्यम में क्या होगा? ज्यादा, और विरल माध्यम में क्या होगा? कम। तीर के निशान देकर लिखिएगा।
कनिका का चाल कनिका का चाल सघन माध्यम में कनिका का चाल सघन माध्यम में ज्यादा होता है जबकि विरल माध्यम में कम होता है। विरल माध्यम में कम होता है। अब टॉपिक डालिएगा, अचीवमेंट ऑफ न्यूटन का पास्कल थ्योरी। यानी कनिका सिद्धांत की उपलब्धियां, कनिका सिद्धांत की उपलब्धियां कनिका सिद्धांत की उपलब्धियां। देखो कनिका सिद्धांत का क्या क्या उपलब्धि था। तो पहला बाबू, लाइट कैसे चलता है? सीधा। इसको रिक्त लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त लीनियर प्रॉपर्टी। तो इन्होंने भी बताया था कि प्रकाश यानी कनिका सीधी रेखा में चलेगा। कैसे चलेगा? सीधी रेखा। पहला अचीवमेंट यहाँ इनका ये हुआ, इन्होंने बताया कि प्रकाश यानी कनिका कैसे चलेगा? सीधी रेखा में। देखिएगा, इन्होंने यह बताया कि कनिका हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कनिका हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कनिका हमेशा कैसे चलती है? सीधी रेखा। दूसरा आ जाइए बाबू, इन्होंने क्या बताया कि कनिका कैसे चलेगी? सीधी रेखा, सरल रेखा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रिक्त लीनियर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? दूसरा इन्होंने बाबू परावर्तन को समझाया। क्या समझाया? इन्होंने बताया, ध्यान दीजिए इधर, कि कनिका जब सीधी रेखा में आती है, किसी भी सतह से टकराएगा तो ये इलास्टिक होता है। रबड़ की गेंद को किसी भी सतह पर पट को क्या होगा? प्रकाश भी किसी सतह से टकराएगा, यानी कनिका भी किसी सतह से टकराएगा तो पूरा क्या हो जाएगा? यानी इन्होंने परावर्तन को भी समझा दिया। देखिएगा दूसरा, इन्होंने प्रकाश के परावर्तन का सफल व्याख्या किया। इन्होंने प्रकाश के परावर्तन का सफल व्याख्या किया। इन्होंने प्रकाश के परावर्तन का सफल व्याख्या किया। लिख लिए? तीसरा लिखिएगा, देखो इन्होंने बताया, देखिए ध्यान से समझिएगा, ऊपर एयर मीडियम है, विरल
ध्यान, नीचे सघन मीडियम, डेंसर मीडियम, यहाँ से लाइट आ रही है कनिका, यहाँ पे नॉर्मल बना ली। आप ध्यान दीजिएगा, इधर आ लीजिए। इन्होंने बताया कि ये जो कनिका है कॉर्पस्कल्स है, इसको मीडियम के कॉर्पस्कल्स अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे जैसे इंटर करेगा, इसको इधर वाला कण अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला करेगा, इधर वाला करेगा, इधर वाला। इसका परिणाम ये थोड़ा सा मुड़ जाता है। क्या होता है? थोड़ा सा यानी अब ये ऐसे जाएगा, ऐसा समझ में। यानी इन्होंने बताया कि रे ऑफ लाइट यानी कॉर्पस्कल्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? मुड़ेगा। और ये मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। यानी उन्होंने रिफ्रैक्शन का भी घिस तीर कर व्याख्या कर दिया है, समझ में। देखिएगा तीसरा, इन्होंने प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या किया। हो गया। अच्छा, इतना तो इनका अचीवमेंट था। अब कहाँ कहाँ इनका फेल्यूर आया, क्या क्या इन्होंने गलत बताया, क्या क्या का एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस पे आता था। तो आप टॉपिक डालिएगा लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, यानी न्यूटन के कनिका सिद्धांत की सीमाएं। न्यूटन के कनिका सिद्धांत की सीमाएं, न्यूटन के कनिका सिद्धांत की सीमाएं। ध्यान दीजिएगा बाबू, इन्होंने कोई भी वेव प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाया। वेव प्रॉपर्टी देखिएगा, ये पूरे चैप्टर में इधर ध्यान दीजिए, हम 3 प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, एक इंटरफेरेंस, एक डिफ्रैक्शन और एक पोलराइजेशन। वेव में ही पढ़ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। क्या होता है पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये तीनों जो घटनाएं हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तीनों वेव आधारित है। कौन सा आधारित है? वेव। इसमें अगर लाइट वेव प्रॉपर्टी का होगा तभी ये घटना हो पाएगा। तो इन्होंने कोई वेव प्रॉपर्टी का व्याख्या नहीं किया, तो ये तीनों घटना के बारे में ये समझा पाएंगे? तो ना तो ये इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के बारे में समझाए, ना ही डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन के बारे में समझाए, ना ही पोलराइजेशन यानी ध्रुवण के बारे में समझाए। और एक बात और इन्होंने गलत बता दिया था कि प्रकाश किसमें ज्यादा तेज चलेगा? सघन में। और रियल में क्या होगा? स्लो चलेगा। जबकि होता है इसका उल्टा, प्रकाश किसमें ज्यादा तेज चलता है? विरल में ज्यादा तेज चलता है, सघन में कम चलता है। ये 4 इनकी सीमाएं हैं, तो चारों को लिखा रहता है लिमिटेशन को। पहला लिखिएगा, इन्होंने प्रकाश के विवर्तन का व्याख्या नहीं किया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस। इन्होंने प्रकाश के विवर्तन का व्याख्या नहीं किया। इधर ध्यान दीजिए। दूसरा बाबू, इन्होंने ये विवर्तन को नहीं समझा है। विवर्तन व्यतिकरण क्या होता है, शॉर्ट व्यू दे देते हैं। विवर्तन में होता क्या है बाबू, देखो लाइट वेव दो एक पॉइंट में मिला तो वहां ध्यान दीजिए, वहां इंटेंसिटी या तो काफी ज्यादा हो जाएगा या काफी कम हो जाएगा। जैसे लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड है 7, कितना है? यहाँ से लाइट आ रहा है, इसका एम्पलीट्यूड है 3, कितना एम्पलीट्यूड है? 3। सेम फेज में मिलेगा, यानी ऊपर वाला ऊपर के साथ या नीचे वाला ऊपर वाला ऊपर के साथ मिलेगा तो ये 7 ऊपर ले जाएगा, इधर वाला 3 ऊपर ले जाएगा, तो लाइट कितना ऊपर चला जाएगा? 10। तो इसका इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, वहाँ पे तेज दिखाई देगा।
लाइट बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस आ जाएगा, या हो सकता है कि इधर से आए एक साथ नीचे ले जाए और ये भी साथ नीचे ले जाए, 10 नीचे चला जाएगा तो यहाँ भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, तो पूरा डार्कनेस आ जाएगा अगर सेम फेज में मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला 7 और नीचे वाला 3 मिलेगा तब क्या होगा, ये अपोजिट फेज में होता है, एम्पलीट्यूड घट जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, इंटेंसिटी घट जाएगा। है समझ में? तो ये इंटेंसिटी का बढ़ जाना या घट जाना इंटरफेरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यतिकरण। क्या कहलाता है? व्यतिकरण। तो इन्होंने व्यतिकरण का एक्सप्लेन नहीं किया। विवर्तन, विवर्तन मतलब विवर्तन को इंग्लिश में डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइट मुड़ जाता है। क्या होता है? इसका इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। लाइट जो होता है मुड़ता है, आगे आपको बताएंगे कैसे मुड़ता है। तो ये मुड़ने की घटना को, बेंड होने की घटना को डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इन्होंने डिफ्रैक्शन का कोई एक्सप्लेन किया? दूसरा लिखिएगा, इन्होंने विवर्तन का व्याख्या नहीं किया। विवर्तन लिखवा दिए, व्यतिकरण भी लिखवा दिए, नहीं लिखवाए हैं। देखिएगा इन्होंने व्यतिकरण की व्याख्या नहीं किया। व्यतिकरण को इंटरफेरेंस कहते हैं। इन्होंने व्यतिकरण की व्याख्या नहीं किया। तीसरा बाबू, लाइट के पोलराइजेशन का भी व्याख्या नहीं किया है। अच्छा देखते हैं आप लोग, जब ज्यादा धूप होता है तो अब क्या लगा लेते हैं? धूप चश्मा लगा लेते हैं, सनग्लास लगा लेते हैं। उसके बाद आपको देखने में कोई दिक्कत होता है? इसको पोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। तो इन्होंने पोलराइजेशन का भी एक्सप्लेन नहीं किया। देखिएगा इन्होंने ध्रुवन का व्याख्या नहीं किया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन क्या? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इन्होंने ध्रुवन का व्याख्या नहीं किया। अच्छा चौथा इनका क्या गलती था बाबू? इन्होंने क्या बताया था कि लाइट किस में ज्यादा तेज चलेगा? सघन माध्यम में। डेंसर मीडियम में तेज चलेगा और रियल मीडियम में स्लो चलेगा। लेकिन एक काबिल साइंटिस्ट जिनका नाम था फोकल्ट, नाम था, क्या नाम था? फोकल्ट, जिन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट जो होता है रियल मीडियम में तेज चलता है, विरल माध्यम में तेज चलता है और सघन माध्यम में स्लो चलता है। तो इनका विपरीत बिल्कुल था, विपरीत था। उनका बात भी कोई नहीं मानता। लेकिन उन्होंने प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध किया, प्रैक्टिकली सिद्ध किया। नहीं तो न्यूटन के आगे दुनिया में कोई लोग किसी को लगाता नहीं था। आज भी बात, न्यूटन को काफी अच्छा साइंटिस्ट माना जाता है अपने टाइम का। आज तक भी वैसा बंदा आज तक पैदा नहीं हुआ। बहुत गलती की है, फिजिक्स का खोज कर दिया, आपको पढ़ना पड़ रहा है। फिजिक्स के बारे में उन्होंने बहुत सारा थ्योरी दे दिया। तो बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। आज अगर वो 60-70 साल जी जाता ना, हम लोग अभी मार्स पे रहे। कब मर गया? 1600 में जन्म हुआ था। फिर बात कब पता चला? 1675 का। 300-400 साल का आदमी जिंदा रहेगा। वो मात्र 32 साल जिंदा रहते। कितना साल? जबकि 20 साल उनका लाइफ मंदबुद्धि में गया है। मतलब वो बहुत मंदबुद्धि व्यक्ति थे, ऐसा माना जाता था 20 साल तक। और ये 22 साल के बाद मतलब गॉड गिफ्टेड के ये लगातार थ्योरी देने लगे थे। अभी तक बढ़िया यूनिवर्सिटी उनका बुक को अभी तक सुलझा नहीं पाया है। अभी भी उनका बुक एक प्रिंसिपिया आया था, उसमें तो तीन लॉ ऑफ मोशन को सुलझा दिया गया। सॉरी 3 को समीकरण उनका था, 3 नियम है ना, उनको तो बता दिया गया। आज भी बहुत ऐसा थ्योरी है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को समझ में नहीं आ रहा कि लिख कर गया है, जबकि वो आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, किसी का गॉड गिफ्टेड होता है। आइंस्टीन भी हुए, तो उस लेवल का नहीं हुए। आप लोग कैलकुलस जो पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, आप लोग को पढ़ने में इतना हार्ड लगता है। और कैलकुलस का जितना सारा फार्मूला है उसका डेराइव कौन किए थे? न्यूटन। आपको जो कैलकुलस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बनाने में इतना टफ लगता है, उसके प्रॉब्लम को बनाने में इतना टफ लगता है कैलकुलस को ही बनाने। जबकि कोई भी यूनिवर्सिटी कहीं पे भी वो विशेष कोई पढ़ाई नहीं की है। बाद में उन्होंने पढ़ा था कुछ दिन कोई यूनिवर्सिटी में, नाम तो याद नहीं है, लेकिन उस लेवल का उनको एजुकेशन नहीं मिला, फिर भी ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। पढ़ते कैलकुलस का इंटीग्रेशन का बढ़िया क्वेश्चन आ जाएगा तो बढ़िया आदमी से नहीं बन जाएगा। और वो पूरा थ्योरी को ही दिए थे। तो चौथा इनका क्या गलती हो गया? इन
फोकल्ट कब बताया था? इन 1850 1850 ना। फोकल्ट एक्सपेरिमेंटली proved a speed of light in कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। नीचे जग न्यूटन है। रेयर मीडियम is greater than a speed of light in denser medium। यानी 1850 ईस्वी में वोल्ट लिखिए 1850 ईस्वी में फोकल्ट महोदय 1850 ईस्वी में फोकल्ट महोदय ने प्रायोगिक रूप से सिद्ध कर दिया कि प्रकाश का चाल विरल माध्यम में ज्यादा होता है तथा सघन माध्यम में कम होता है। विरल माध्यम में ज्यादा होता है, विरल माध्यम में ज्यादा होता है, वो बताया न्यूटन बताया था सघन माध्यम में ज्यादा, उनका गलती है ढूंढ रहे थे। विरल माध्यम में ज्यादा होता है जबकि सघन माध्यम में कम। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश के किस गुण को हम पढ़ेंगे? वेव गुण का। ये वेव गुण को पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कणिका सिद्धांत। इन्होंने बताया कि कोई भी स्रोत है, सोर्स है, इससे जो प्रकाश निकल रहा है वो छोटे छोटे कण के रूप में निकल रहा है। इस कण को क्या कहते हैं? कार्पस्कल्स या कणिका। क्या कहते हैं? और इन्होंने बताया कि कणिका में कोई द्रव्यमान नहीं होता, यानी बहुत हल्का होता है और तथा ये इलास्टिक होता है, मतलब प्रत्यास्थ होता है। दबाइएगा तो अपने शेप में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। इन्होंने और बताया कि कणिका का जो चाल होता है वो रेयर मीडियम में कम होता है और डेंसर मीडियम में क्या होता है? ज्यादा होता है। अब इनका क्या क्या अचीवमेंट था, इसे क्या क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने। तो पहला तो इन्होंने बता दिया कि कणिका हमेशा कैसे चलेगा? सरल रेखा में चलेगा। इसको रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनों ने। दूसरा इन्होंने किसको समझा दिया? रिफ्लेक्शन, परावर्तन को समझा दिया कि कोई सतह पे कणिका टकराएगा तो रिटर्न आ जाएगा। अपवर्तन को भी खींच देकर समझा दिया कि यहाँ से लाइट जाएगा तो माध्यम के कण इसको अपनी ओर खींचेगा, इधर कण ज्यादा हो गया तो ये इधर मुड़ जाएगा। लेकिन अब बात आई कि इन्होंने जो प्रकाश का वेव नेचर होता है, न तो व्यतिकरण को समझाया, नहीं विवर्तन को समझाया, नहीं ध्रुवण को। ये इनका फेल्यूर हो गया, लिमिटेशन हो गया। और इन्होंने उल्टा बता दिया था कि प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होगा? सघन में ज्यादा होगा, विरल में कम होगा। और फोकल्ट 1850 में प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध कर दिया कि प्रकाश का चाल किसमें ज्यादा? विरल में ज्यादा और सघन में। बताइए। अब देखिए बाबू, ये सब तो बात की बात हुआ। इन्हीं के समय में 1678 1678 कब? 1600 सन थोड़ा उतना पूछता भी नहीं है, याद भी नहीं है पीछे स्टैंड में। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? हाइगेंस। क्या नाम था? हाइगेंस बता दिए कि प्रकाश तरंग है। क्या हुआ? प्रकाश तरंग। उनको जीने कोई नहीं दिया। न्यूटन बता रहे कण है, आप बता दिए तरंग है, ऐसे भी हो गया। न्यूटन को उस टाइम सर्वा माना जाता था। जो है न्यूटन है। न्यूटन कह दिया अभी रात है तो दिन भले है, रात मान लो। उनका कोई वैल्यू नहीं दिया। हुआ क्या? दिक्कत क्या हो रहा था उनके? हम भावनाओं को हम भी कदर करते हैं। उस टाइम तरंग एक ही टाइप का पाया जाता था, यांत्रिक तरंग।
कौन सा तरंग? मैकेनिकल वेव जिसको कहा जाता है। और मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? मीडियम। प्रकाश वैक्यूम से भी पास कर जा रहा है। बताया कि तरंग है तो प्रकाश वैक्यूम से कैसे पास कर रहा है। अब उन्होंने एक काल्पनिक थ्योरी दिया, ईथर थ्योरी। ईथर थ्योरी में था कि पूरा ब्रह्मांड जो है ईथर में डूबा हुआ है। ईथर मतलब ये वाला ईथर नहीं, वो अलग ईथर की बात कर रहे थे, मीडियम वाला ईथर। बाद में गलत हो गया, बाद में प्रूव हुआ, यंग प्रूव कर दिए कि प्रकाश तरंग है। व्यतिकरण को शो किए थे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उस टाइम एक नॉन मैकेनिकल वेव का डिस्कवर हो गया था। कौन सा वेव? यानी जिसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर आया कि प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपका जब लाइट का डेफिनेशन लिखवा रहे थे तो हम यही लिखवाए थे कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ये लिखवाए थे ना? वही मतलब रेंज वही अप्रॉक्सिमेट होता है। तो प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। लेकिन ये विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करने में 100 साल लगे, सैकड़ों साल लगे। ऐसे डायरेक्ट नहीं आ गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है जहां मन तहां से स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा वो क्या होगा? हाइगेंस वेव थ्योरी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इतना हम रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है।